हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ सूर्यकिरण बैच के अवलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि सूर्यकिरण बैच के आलोक में शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में हम लोगों ने अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्यों को प्रारंभ किया हुआ है। फिलहाल देखिएगा, जो आपका डिस्कशन बना हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 पर क्या हमारा डिस्कशन बना हुआ है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 वाली रही उसके रिगार्डिंग जो आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको लेकर के चलना था वो हमने आपके सामने रख दिया है। या अगर आप लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में शुरुआत में अगर आप कोई वेरी एप्रोप्रिएट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपकी कैलकुलेशन किस तरीके से सामने आ जानी चाहिए, वो मुद्दा क्या रहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के जो पार्ट 1 हमने आपके सामने रखा, तो पार्ट 1 में क्या है, हमने उन तमाम प्रकार के मुद्दों को उठाने का कार्य किया है। अच्छा, पार्ट 1 के माध्यम से जिस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को हम लोगों ने कैलकुलेट करने का प्रयास किया है, तो वहां से आपने ये भी जान लिया होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का सही जो आपका नामकरण है वो किस रूप में क्या आपके सामने आ जाना चाहिए। क्योंकि देखो, आपको जो एग्जामिनर है इस प्रकार की जो आपकी बारीकियां होती हैं, कई बार क्या करता है कि इस प्रकार की बारीकियों को वो आपके सामने रखने का कार्य करेगा। और उसका उद्देश्य क्या है भाई? उसका उद्देश्य आपको एक सवाल तो देना ही है, लेकिन सवाल देने की प्रक्रिया में अगर वो जितना आपको परेशान करके चलेगा उतना ही क्या होगा, उसका फायदा होगा। फायदा किस रूप में होगा? क्योंकि अगर आपका एग्जामिनर आपके लिए अगर क्वेश्चन फ्रेमिंग की बात करेगा तो उसको क्या चाहिए? क्रीम चाहिए। और अगर आपको क्रीम बाहर निकालनी है तो कई बार क्या हो जाता है कि सवाल को आप लैंग्वेज ओरिएंटेड बना करके चलेंगे, और जब सवाल को आप लैंग्वेज ओरिएंटेड बना के चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग प्रकार के जो चैलेंजेस हैं वो आपके सामने आएंगे। आप उन चैलेंजेस को अगर टैकल कर पाते हैं तो आप एक क्रीम के रूप तौर पर क्या बाहर निकाल पाओगे अपने आप को। अगर वो जो तमाम प्रकार के चैलेंजेस हैं उनको टैकल किए जाने के कॉन्टेक्स्ट में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाए या आपको असुविधाओं का सामना करना पड़ जाए, तो उसमें बात क्या हो जाती है, आप समझ पा रहे होंगे, नेगेटिव हो जाती है। इस नाते हमको लगा कि जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का ग्राउंड आपका रहेगा, उसमें एक डिस्कशन आपका क्या है, इस तरीके से भी आपके सामने आ जाना चाहिए। तमाम प्रकार की कमिटीज का जिक्र आपने किया है ना, एक बुक का रेफरेंस भी आपने लिया, पार्लियामेंट्री एक्शन का डिस्कशन भी आपने किया, प्रोग्राम ऑन एक्शन का डिस्कशन भी आपने किया, और फाइनली आपने कहा कि 1992 तक जाते जाते क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का वेरी प्रॉपर जो इंप्लीमेंटेशन है वो आपके सामने क्या है, आता है। याद रखना। अब देखिएगा, मामला वही बना हुआ है कि आज का जो आपका डिस्कशन होगा, अब आपको ये बताना पड़ेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अपने प्रावधान क्या कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किन किन बिंदुओं को उठाया गया और किस तरीके से उठाया गया। अगर आप इसका डॉक्यूमेंट देखने की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट अपने आप में क्या है, काफी लेंथी है। अब ये जो आपका लेंथी डॉक्यूमेंट यहां पर रहेगा, हमको इसको कैसे कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। हमको तो अपना बनाना है परीक्षा उपयोगी धरातल, और परीक्षा उपयोगी धरातल बनाने के तौर तरीके क्या होंगे, किस प्रकार से आपको अपना व्यवहार करना पड़ेगा, वो जो चर्चा है वो आज की क्लास में क्या है, आपको करके चलना पड़ेगा। नामकरण हमेशा आप ऐसे लिखेंगे, हमेशा ऐसे लिखेंगे कि नामकरण आपके सामने किस रूप में आता है। आप कहेंगे नेशनल, क्या कहेंगे भाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कोमा 1986, ओके। और यहां पर जरूर लिखेंगे एज मॉडिफाइड इन 1992 AD, है ना। तो ये क्या बन जाता है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का क्या है, ये सही नामकरण है, और इसी हिसाब से क्या है, आपको यहां पर थोड़ा व्यवहार करके आना पड़ेगा। अब इसमें शुरुआत में किन किन मुद्दों को उठाया गया हम आपको बताना चाहेंगे। देखेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में एक बड़ा सेंटेंस शुरुआत में क्या कैलकुलेट किया गया। इसमें कहा गया कि एजुकेशन, बात को समझना, एजुकेशन is a unique
इन्वेस्टमेंट। एडुकेशन इज अ यूनिक इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आपको यह समझाने का कार्य कर रही है कि अगर मामला एडुकेशन का है, अगर मामला शिक्षा का है, तो इसमें आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे वो कम ही कम है। और हमने भी कई बार ऐसा हुआ है कि नाना प्रकार के विद्यार्थियों ने हमको अप्रोच करने का कार्य किया। कई बार क्या हो जाता है कि असुविधाओं का सामना करना पड़ता है या परेशानियों का सामना करना पड़ता है या विद्यार्थियों का जो मोरल है वो कई बार क्या डाउन हो जाता है। तो हम एक सेंटेंस हमेशा रखते रहें विद्यार्थियों के समक्ष कि वाकई में शिक्षा जैसी विषय वस्तु को लेकर के आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करके चलें वो कम ही कम है। अगर आपने शिक्षा जैसी व्यवस्था को लेकर के अगर बेहतरीन निवेश अगर आपने कर दिया तो आपकी लाइफ क्या हो जाती है, बढ़िया हो जाती है। आपकी लाइफ क्या हो जाती है, बढ़िया हो जाती है। आप अपने जीवन को एक व्यवस्थित आधार दे पाते हैं, आप अपने जीवन को एक उचित दिशा और दशा दे पाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर वाकई में आपकी एडुकेशन बिल्कुल क्या है, एप्रोप्रिएट है, तो आपके जीवन का प्रत्येक पक्ष क्या है, अपने आप ही क्या है, सेटिस्फाइड होकर के चलता है। इस पॉलिसी में अगर यह कहा जा रहा है कि एडुकेशन इज अ यूनिक इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब यह होगा कि इस पॉलिसी के बिहाफ पे आपको यह समझाया जा रहा है कि निवेश तो आप दुनिया भर के करते हैं, निवेश किए जाने के संदर्भ में दुनिया भर के व्यवहारों को आप क्या है, अपना करके चलते हैं। लेकिन शिक्षा में जो निवेश है ना, ये अपने आप में क्या है, यूनिक है। ऐसा निवेश आपको और कोई निवेश नहीं मिलेगा। और इसमें हमको यह लगता है कि हमको यह भी जोड़ के चलना पड़ेगा कि इसमें यह कहा गया है कि एडुकेशन इज अ यूनिक इन्वेस्टमेंट। तो ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि ये जो आपकी समझ है, ये जो आपकी समझ है, ये समझ किस किस के संदर्भ में कार्य करे। तो ये समझ जो है ये विद्यार्थियों के पक्ष में भी कार्य करे, यानी कि विद्यार्थियों को भी क्या है, समझ के चलना पड़ेगा कि भैया शिक्षा में आप जितना निवेश करके चलोगे उतना आपका फायदा ही फायदा। साथ ही साथ ये जो समझ है, ये समझ किसके लिए कार्य करेगी, जो हमारे अध्यापकगण हैं, जो हमारे क्या अध्यापकगण हैं, उनके संदर्भ में भी क्या है, ये समझ कार्य करेगी कि भैया आप भी क्या है, एक मुख्य क्या है, धरातल बन के आते हैं। तो आपको भी समझ के चलना पड़ेगा कि जब आप अध्यापन का कार्य करेंगे तो आपको भी खुद अपने आप को ये भाव देना पड़ेगा, आपको खुद अपने आप को ये समझ दे करके चलना पड़ेगा कि एडुकेशन से अच्छा निवेश और कहीं नहीं। तो आप अध्यापन करने के क्रम में कोई कंजूसी, कटौती, जल्दबाजी करके ना चलें। अध्यापन जिस तरीके से होना चाहिए, आप अपना अध्यापन क्या है, उसी तरीके से क्या है, लेकर के आए। साथ ही साथ हमको लगता है कि ये जो आपकी समझ है, ये सरकार के संदर्भ में भी तो कार्य करेगी। सरकार को भी तो ये समझ के चलना पड़ेगा कि एडुकेशन में क्या है, एडुकेशन में हमको क्या है, एक अच्छा निवेश करके चलना पड़ेगा। तभी तो इस प्रकार का सेंटेंस यहां पर क्या बना पाएगा, अपने आप को वेरी प्रॉपर बना पाएगा। और साथ ही साथ जो भी आपके शिक्षण संस्थान होते हैं, जो भी आपके क्या है, एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, यानी कि जो भी आपके क्या है, शिक्षण संस्थान होते हैं, तो ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी समझ है, ये सबके संदर्भ में कार्य कर रही है। अगर इस एडुकेशन पॉलिसी का जो इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग टू प्रोविजंस, प्रावधानों के संदर्भ में, मेरे प्यारे साथियों, अगर इस प्रकार से इंट्रोडक्शन किया गया है तो यह बहुत अच्छा मामला है। वो बात अलग है कि व्यवहारिक रूप देना एक बड़ी चुनौती हमेशा से रही है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप संविधान का अध्ययन करें, या अगर आप किसी भी कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करें, या अगर आप किसी भी कमीशन की रिपोर्ट का अध्ययन करें, या किसी भी कमेटी के कमीशन के सुझावों का अध्ययन करें, तो आपको व्यवहारिक पक्ष ना के बराबर डिस्कस करके चलने होते हैं। आपको जो सैद्धांतिक पक्ष हैं, यानी कि बात जिस तरीके से कही गई है उसी बात को उस तरीके से क्या है, आप लोग कैलकुलेट करने की बात करेंगे। तो मामला जो बना है वो यही बना है, यानी कि ये बताया जा रहा है कि निवेश तो दुनिया भर के आपके पास है, लेकिन शिक्षा में जितना निवेश आप करके चलेंगे वो निवेश कमाल का है, बेहतरीन है, और बाकी सबसे क्या डिफरेंट है, यूनिक है। ऐसा निवेश और कोई नहीं। और निवेश किए जाने के संदर्भ में एक समझ विकसित की जा रही है,
यानी कि विद्यार्थी भी इस बात को मान के चलेंगे, अध्यापक गण भी इस बात को मान के चलेंगे, शिक्षण संस्थानों को भी क्या है, इस बात को कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा, और जो हमारी सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी क्या है, इन तमाम प्रकार की बातों को कैलकुलेट करने पड़ेगा। यानी कि एक अच्छा खासा फोकस लाया जा रहा है कि आपको एडुकेशन में क्या है, निवेश करके चलना चाहिए। जब आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 आपके सामने आता है, इसमें एक चीज और आपको मिलेगी, उसको कहा गया है कि फोकस ऑन, किस चीज पर फोकस किया गया, फोकस ऑन मैन पावर, फोकस ऑन मैन पावर डेवलपमेंट, फोकस ऑन मैन पावर डेवलपमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह कहा गया है कि फोकस ऑन मैन पावर डेवलपमेंट, यानी कि मैन पावर डेवलपमेंट किए जाने के संदर्भ में हमको अपना फोकस लाना पड़ेगा, परेशान मत होना। तो मैन पावर डेवलपमेंट का मतलब क्या, देखो यहां पर जो आपका मैन पावर डेवलपमेंट है उसका मतलब क्या है कि अगर मामला किसका है, शिक्षा का है, अगर मामला किसका है, शिक्षा का है, अगर मामला क्या है, शिक्षा का है, तो शिक्षा का मामला क्या है कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करे, व्यक्ति को क्या है भाई, आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करे, व्यक्ति को आत्मनिर्भर क्या है, बनाने का कार्य करे। और अगर व्यक्ति को आप आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करोगे, यानी कि अगर आप उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का कार्य करोगे, तो आपकी एडुकेशन का उद्देश्य क्या हो जाना चाहिए, आपकी एडुकेशन का उद्देश्य क्या हो जाना चाहिए, तो आपकी एडुकेशन कैसी हो जाए, रोजगार आधारित हो जाए। आपकी एडुकेशन कैसी हो जाए, रोजगार आधारित क्या हो जाए भाई, रोजगार आधारित शिक्षा आपकी हो जानी चाहिए, रोजगार आधारित क्या है, आपकी शिक्षा हो जानी चाहिए। तो शुरुआत में दो प्रकार के सेंटेंसेस आपको यहां पर मिलेंगे, ठीक है। एडुकेशन इज अ यूनिक इन्वेस्टमेंट कहा गया, और कहा गया कि हमें मैन पावर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। ऑन मैन पावर डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि अगर आप लोगों को एडुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे तो आप केवल लोगों को पढ़ाते ही ना रह जाएं, है ना, उनको आपको क्या बनाना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट आपको बनाना पड़ेगा। और सीधी सी बात है भाई, अगर आप लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं तो आपकी जो एडुकेशन है कहीं ना कहीं उसका एक लार्जर जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या बन के आना चाहिए कि आप जॉब ओरिएंटेड बात को लेकर के चलें, यानी कि शिक्षा जो है वो रोजगार आधारित क्या आ जानी चाहिए। अब अगली बात इसमें जो कही गई है उस बात को समझना, उसको ऐसे कहा गया है द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ, उसको ऐसे कहा जाता है द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ कॉमन, द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ कॉमन एडुकेशन स्ट्रक्चर, एडुकेशन स्ट्रक्चर, द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ कॉमन एडुकेशन स्ट्रक्चर, है ना। इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसमें आपको दिखाना है एक फार्मूला, और यह फार्मूला देखिएगा कोठारी कमीशन के समय से क्या कार्य करता आ रहा था। फार्मूला इसमें क्या दिया गया, 10 + 2 और प्लस किसका दिया गया, 3 का फार्मूला यहां पर दिया गया। इसको हम कहते हैं द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ कॉमन एडुकेशन स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें जो फार्मूला आपको यहां पर कैलकुलेट करना है 10 + 2 + 3 का फार्मूला क्या है, कैलकुलेट करके चलना है। यह फार्मूला आपका कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के साथ से ही क्या है, इंडिया में बना हुआ है। अब इसमें मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है कि इसमें क्या है, यहां से जो आप निकालेंगे, यहां से जो आप 10 ईयर्स का समय निकालेंगे, तो ये जो आपका 10 ईयर्स का समय है इसको प्रॉपर्ली यहां पे क्या है, क्लासिफाइड करके दिखाया गया है। शुरुआत में जो 10 सालों की शिक्षा है उसको प्रॉपर्ली बताया गया है। वो कहा गया कि 5 ईयर्स की जो आपकी शिक्षा होगी, है ना, इसको आप क्या कहेंगे, प्राइमरी एडुकेशन कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, प्राइमरी एडुकेशन आप कहेंगे। शुरुआत में जो 5 सालों की शिक्षा होगी इसको आप क्या कहेंगे भाई, प्राइमरी एडुकेशन कहेंगे, है ना। और जो आपकी 0-3 ईयर्स की शिक्षा होगी इसको आप कहां जोड़ के चलेंगे, अपर प्राइमरी एडुकेशन के साथ जोड़ के चलेंगे। किसके साथ जोड़ के चलेंगे, अपर प्राइमरी एडुकेशन के साथ आप जोड़ के चलेंगे। अपर प्राइमरी क्या है भाई, एडुकेशन के साथ क्या है, आप जोड़ के चलेंगे। और बाकी कितने बच्चे आपके 0-2 ईयर्स, यानी कि 2 साल आपको इसको देने की बात करेंगे, तो हाई स्कूल लेवल ऑफ एडुकेशन को क्या है, आप 2 साल देने की बात करेंगे। हाई स्कूल लेवल ऑफ
लेवल ऑफ एजुकेशन को क्या है, आप यहां पर क्या है अभी 2 साल देने की बात करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें मतलब प्रॉपरली बताया गया कि शुरुआत में जो 10 सालों का जो आपका एजुकेशन सिस्टम होगा वो कैसे काम करेगा। हालांकि फॉर्मूला पुराना ही है, 10+2+3 को ही अपनाया गया है, लेकिन 10 सालों को जो आपका शुरुआत वाला जो समय है उसको प्रॉपरली यहां पर क्या है क्लासिफाइड किया गया कि शुरुआत की जो 5 सालों की आपकी एजुकेशन होगा उसको आप प्राइमरी एजुकेशन के साथ जोड़ के चलेंगे, है ना। 5+3 8 हो गया, उसको आप 3 कहां जोड़ेंगे, अपर प्राइमरी एजुकेशन के साथ आप जोड़ के चलेंगे, और 2 साल आप कहां जोड़ के चलेंगे, हाई स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन के साथ क्या आप जोड़ के चलेंगे। तो कुछ इस तरीके से क्या है ये जो आपका एजुकेशन पॉलिसी है ये अपने आप को क्या है स्टार्ट करती है। अंदर की बातें हैं, एक तरीके से क्या है कि प्रावधान ही है कि एजुकेशन इज अ यूनिक इन्वेस्टमेंट कहा गया, और एजुकेशन का फोकस क्या होना चाहिए, मैन पावर डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। और जो फार्मूला है जो कोठारी कमीशन के समय से ही बना हुआ था उसी को कैलकुलेट किया गया, यानी कि 10+2+3 का फार्मूला आपके सामने रखा गया। अच्छी बात क्या रही कि शुरुआत में जो आपका 10 इयर्स का एजुकेशन होगा आप उसको कैसे कैलकुलेट करके चलेंगे, ये बात यहां पर क्या है बिल्कुल ओपनली क्या है डिस्कस हो जाती है, किसमें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में। ओके, अब यहां पर देखिए हम धीरे धीरे क्या है जो प्रावधान है ना उन तमाम प्रकार के प्रावधानों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अब यहां पर फोकस क्या लाया गया, देखिए इसको ऐसे कहा जाता है कि फोकस ऑन कॉमन करिकुलर, है ना, एस्पेक्ट, है ना। इसको आप ऐसे कहेंगे, यानी कि ध्यान किस पर दिया गया है, एक हिंदी में ऐसे कहा जाता है एक एकीकृत पाठ्यक्रम, एक एकीकृत पाठ्यक्रम पर चर्चा, क्योंकि यहां पर जो आपका कहा गया कि हम फोकस कहां पर लेके आएंगे, एक कॉमन करिकुलर एस्पेक्ट पर लेकर आएंगे। यानी कि इसको हिंदी में ऐसे कहा जाता है कि एक पाठ्यक्रम का डिस्कशन है और इस पाठ्यक्रम में 10 प्रकार की बातें कही गई हैं। क्या कहेंगे आप लोग, एक पाठ्यक्रम का जिक्र किया गया है और ये जो आपका कोरिकुलर है या ये जो आपका सिलेबस भी आप इसको कह सकते हैं, या ये जो आपका पाठ्यक्रम है इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड है, कॉमन है, 10 प्रकार की बातें इसमें कही गई हैं। तो इसको कहते हैं कि एक एकीकृत पाठ्यक्रम पर क्या है यहां पर चर्चा की गई है, एक एकीकृत पाठ्यक्रम पर क्या है यहां पर चर्चा की गई है। क्योंकि पहले भी हमने आपको बताया होगा कि जब आप अपने प्रावधानों को डिस्कस करने की बात करते हैं तो अगर आप अपने प्रावधानों को डिस्कस करने की बात करेंगे तो जितना आप उनको एकीकृत बनाने का कार्य करेंगे, एक जैसा बनाने का कार्य करेंगे, उतना बड़ा फायदा क्या होगा, आप बड़े प्यार के साथ उसमें क्या है कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। यानी कि केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को परेशानी नहीं होगी। क्या कहा, केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को परेशानी नहीं होगी अगर आप अपना जो पाठ्यक्रम है उसमें वेरिएशन लेके चलेंगे। केंद्र सरकार के लिए आप कोई अलग सुझाव देने की बात करेंगे और राज्य सरकारों को लेकर आप अलग सुझाव देने की बात करेंगे, तो क्या होगा, एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। यह काम तो आपको करके चलना पड़ेगा ना, क्योंकि शिक्षा क्या है, वो संवर्ती सूची का विषय है, और अगर शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है तो आपको एक कॉमन एस्पेक्ट तो देकर के चलना पड़ेगा। यानी कि जो पाठ्यक्रम आप बनाएंगे तो उस पाठ्यक्रम में आपकी कोशिश ये आ जानी चाहिए, कॉमन हो जाए, एकीकृत हो जाए, बात खत्म होगी। अब इसमें क्या क्या कहा जाता है, यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या बातें इसमें डिस्कस की गई हैं। जैसे इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि इसमें हिस्ट्री का जिक्र किया गया और यह बताया गया कि इतिहास का अध्ययन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और इतिहास का अध्ययन इस नाते काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आप अपने पास्ट को जान पाते हो, है ना, बात समझना, आप क्या अपने पास्ट को जान पाते हो। यानी कि अगर आप भारत जैसे भौगोलिक परिवेश का डिस्कशन करने की बात करोगे तो इतिहास का अध्ययन करने के बाद आप ये जान पाओगे कि भारत की प्राचीनता क्या है, मध्यकालीन संदर्भ क्या है और आधुनिक संदर्भ क्या है। और यहां पर इस बात का काफी ज्यादा जोर दिया गया कि जब आप प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने की बात करेंगे तो आप अपने कल्चर को कैलकुलेट करें,
यानी कि पुराने समय में आपका समाज कैसा है, आपकी संस्कृति कैसी है, तो वो जो तमाम प्रकार की बातें हैं आप उनको कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग इस बात की कैलकुलेशन यहां पर बिल्कुल की गई है कि जो भी आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं, यानी कि अंग्रेजों के राजनीतिक नियंत्रण के समक्ष जिन लोगों ने उस समय अपने बड़े बड़े क्या है पार्टिसिपेशन देखा है, तो उन सबको कैलकुलेट किया जाए किसमें, हिस्ट्री में। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा जाता है कि भैया जो आपके पास संविधान है तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी वैल्यूज हैं वो आपके पाठ्यक्रम में क्या है, शामिल होनी चाहिए। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें यह कहा गया कि स्टडी ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एडुकेशन, है ना। तो कहा गया क्या, फिजिकल एडुकेशन भी क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे, और जो स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा है वो भी आप क्या प्रोवाइड कराने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि जो कॉमन आपका फ्रेमवर्क बनेगा पाठ्यक्रम का, कि आर्ट एडुकेशन को भी क्या है आपको इंक्लूड करके चलना पड़ेगा, आर्ट एडुकेशन को भी क्या है आपको इंक्लूड करके चलना पड़ेगा, वोकेशनल एडुकेशन को भी क्या है, वोकेशनल एडुकेशन को भी क्या है आप पाठ्यक्रम में क्या है इंक्लूड करके चलेंगे। आप जानते होंगे कि वोकेशनल एडुकेशन का मतलब क्या हो जाता है, व्यवसाय आधारित शिक्षा, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया भाई, इसमें यह भी कहा गया कि आप EWS यानी कि जो आपकी इन्वायरमेंटल स्टडी है आप उसको भी क्या है शामिल करके चलेंगे। इन्वायरमेंटल स्टडी को क्या है आप शामिल करके चलेंगे, और ये जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडी होगा इसी में आपका क्या इंक्लूड होगा, SST आपका इंक्लूड हो जाएगा, और इसी में आपका क्या इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि स्टडी ऑफ साइंस क्या है वो आपका इसी में क्या है इंक्लूड हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं बातें तो खैर 10 प्रकार की कही गई हैं, लेकिन 10 की 10 प्रकार की बातें तो आपके लिए कारगर नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में साफ साफ कहा गया कि जो पाठ्यक्रम होगा हमको उसको इंटीग्रेटेड बनाना पड़ेगा, ताकि केंद्र और राज्य सरकार क्या है आपस में एक अच्छा क्या है कोऑर्डिनेशन यहां पर कर पाए, ताकि केंद्र और राज्य सरकार जो है आपस में क्या है बहुत अच्छा यहां पर क्या है एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश कर पाए। तो स्टडी ऑफ साइंस के साथ साथ क्या है आप चाहें तो आप ये भी जोड़ के चल सकते हैं कि स्टडी ऑफ मैथ्स, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की बातें यहां पर आपको क्या है कैलकुलेट करा के चलना पड़ेगा। जब सवाल की भाषा यह हो जाती है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करके चलना है, तो निम्न कथनों पर जब आप विचार करके चलते हैं तो अगर आप इनके बारे में थोड़ा भूल भी जाएं तो काम एक बार आपका चल जाएगा, लेकिन इस बारे में आपको नहीं भूलना है कि पाठ्यक्रम को लेकर के क्या डिस्कशन है। तो पाठ्यक्रम को लेकर के डिस्कशन यह है कि हमको पाठ्यक्रम को इंटीग्रेटेड बनाना है, हमको एकीकृत बनाना है, ताकि केंद्र और राज्य सरकार जो है वो अगर आपस में कोई संवाद करने का कार्य करेंगे या आपस में अगर क्या है एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने का कार्य करेंगे, तो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन क्या है वो स्टैब्लिश करना क्या है काफी ज्यादा क्या हो जाए आसान हो जाए। तो कुछ इस प्रकार की बातें यहां पर क्या है कही गई हैं, है ना। और देखो ये जरूरी भी है क्योंकि ये तो आपके समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि आपको म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन का ग्राउंड तो लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। वजह क्या है, वजह यह है कि भाई एडुकेशन हमारे यहां पर क्या है वो तो समवर्ती सूची का विषय हो गया ना, और अगर वो समवर्ती सूची का विषय हो गया तो फिर केंद्र और राज्य सरकारों को आप क्या है परेशानी तो नहीं दे सकते ना, उनको तो आपको क्या देना पड़ेगा एक सुविधा का क्या है धरातल आपको देकर के चलना पड़ेगा। अगली बात इसमें क्या कही गई है, देखिए अगली बात इसमें यह कही गई है कि शिक्षा ग्रहण किए जाने के संदर्भ में, शिक्षा ग्रहण किए जाने के संदर्भ में, शिक्षा ग्रहण किए जाने के संदर्भ में सभी लोगों को आपको क्या देना पड़ेगा, सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। समान अवसर क्या है भाई उपलब्ध कराए जाएं, समान अवसर क्या है उपलब्ध कराए जाएं, समान अवसर क्या है भाई उपलब्ध कराए जाएं।
अब जब ये कहा जाता है कि शिक्षा ग्रहण किए जाने के संदर्भ में सभी लोगों को आपको क्या समान अवसर उपलब्ध कराने हैं, यानी कि आपको क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ताकि सभी लोग क्या है एडुकेशन के साथ अपना जुड़ाव कर पाए। तो इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप क्या है, आप भेदभाव की समाप्ति करना चाहते हैं। आप क्या है, आप भेदभाव की समाप्ति करना चाहते हैं। और हम लोग भली भांति जानते हैं कि ये जो भेदभाव आपके क्या हो जाते हैं, ये भेदभाव क्या है, भेदभाव धर्म आधारित आपका हो सकता है। भेदभाव क्या है आपका, धर्म आधारित आपका हो सकता है। भेदभाव क्या आपका, वो जाति आधारित आपका हो सकता है। भेदभाव क्या है भी आपका, वो जाति आधारित आपका हो सकता है। और भेदभाव क्या है भी आपका, वो लिंग आधारित हो सकता है। वो क्या है, लिंग आधारित हो सकता है। तो जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986 वाला, वो साफ साफ कहता है कि इस प्रकार के जो डिस्क्रिमिनेशंस आ जाते हैं, इस प्रकार के जो आपके भेदभाव आ जाते हैं, हम इन भेदभाव की क्या है समाप्ति कराना चाहते हैं। तभी सेंटेंस क्या कैलकुलेट करवाया गया कि शिक्षा ग्रहण किए जाने के संदर्भ में हम सभी लोगों को क्या है समान अवसर उपलब्ध कराएंगे। शिक्षा ग्रहण किए जाने के संदर्भ में क्या है, हम सभी लोगों को क्या है समान अवसर क्या है उपलब्ध कराने की बात करेंगे। अच्छा, एक सेंटेंस इसमें कैलकुलेट ऐसे होता है, पहले उसको इंग्लिश में लिख के दिखाते हैं। फोकस ऑन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, है ना। अब इसको देखो, ये जो कहा गया है इसमें कि फोकस ऑन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि सीखने का एक न्यूनतम स्तर, सीखने का एक न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाए। सीखने का एक न्यूनतम स्तर क्या है भाई, निर्धारित किया जाए। सीखने का एक न्यूनतम स्तर क्या है भाई, निर्धारित किया जाए। अब इस बात को हम आसान कैसे बनाएंगे, इस बात को आसान ऐसे बनाएंगे, मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया होगा। आप ऐसा मान के चलेगा कि कोई व्यक्ति है जो एक ग्रामीण परिवेश में है, और अगर कोई व्यक्ति है वो एक ग्रामीण परिवेश में है, तो मान लीजिए वो क्या है कृषि उत्पादन के साथ अपना जुड़ाव करके चल रहा है। अब कोई व्यक्ति ग्रामीण परिवेश में है, कृषि उत्पादन के साथ अपना जुड़ाव करके चल रहा है ना। क्या वाकई में उसे पता है कि उसके अधिकारों की संवैधानिकता क्या है? क्या वाकई में उसे पता है कि कृषि उत्पादन के संदर्भ में जो नाना प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं, वो तमाम प्रकार की जो सरकारी योजनाएं हैं वो उसे किस प्रकार से क्या है लाभान्वित करने का कार्य कर रही हैं? बिल्कुल नहीं पता। बल्कि अगर आप आज के ग्रामीण परिवेश को कैलकुलेट करने की बात करोगे, आज भी मामला है, अगर आज के ग्रामीण परिवेश को आप कैलकुलेट करने की बात करोगे तो आपको ऐसे लोगों का नंबर एक बड़ी मात्रा में आपको मिल जाएगा जिनको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। वो अलग अलग प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना तो उनको समझना जानते हैं और ना ही उनको कैलकुलेट करना जानते हैं। तो यहां पर जो कहा गया है ना, यहां पर यह बात भी इसको समझने की आवश्यकता है कि आपको मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग क्या है यह आपको सेट करना पड़ेगा। यानी कि आपके एजुकेशन पॉलिसी का या आपके एजुकेशन सिस्टम का एक न्यूनतम उद्देश्य होना चाहिए कि लोगों को कम से कम इतना आ जाए, कि लोगों को कम से कम क्या इतना आ जाए। पहले क्या था देखो, विलेज पंचायत के जो इलेक्शन हुआ करते थे तो विलेज पंचायत के इलेक्शन में क्या था, है ना, मामला क्या बना हुआ था कि अगर कोई अंगूठा छाप है तो वो भी क्या है विलेज का प्रधान बन सकता है। लेकिन बाद में सरकार ने परिवर्तन किया और कहा कि भैया कम से कम क्या है आपको सिग्नेचर करना अपने नाम का आ जाना चाहिए, और ये जरूरी है। वो बात अलग है कि विलेज पंचायत के स्तर पर भी हमने सचिवालय पद्धति को अपनाया हुआ है, वहां भी हल्का सा क्या है संसदीय शासन व्यवस्था का रेफरेंस आप लेकर के चलते हैं। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो हैं ये प्रधान के क्या सचिव के रूप में कार्य करते हैं। तो जो आपकी वीडियो साहब हैं वो प्रधान का क्या है तमाम प्रकार का जो पेपर वर्क है उसको संभालते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आप मेरी बातों को समझो ना, इतना तो कम से कम हमें आना चाहिए।
कि हमारे सामने अगर कोई डॉक्यूमेंट रखा जाए तो हम उसकी बातों को समझ पाएं, अच्छे से पढ़ पाएं, उनके संदर्भ में एक अच्छी समझ क्या है विकसित कर पाएं। आपने क्या कहा कि केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर क्या है 100% आपको क्या मिलता है, लिटरेसी रेट आपको मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर केरला भारत का एक ऐसा स्टेट बन के आता है जहां पर 100% आपको क्या है लिटरेसी रेट आपको मिलता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वहां पे जो 100% के लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि सारे के सारे लोगों के पास रोजगार है। उसका मतलब यह नहीं होता है। 100% लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि केरल के निवास करने वाले जो हैं सभी लोग डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लिखना पढ़ना जानते हैं। यह होना चाहिए। तो यहां पर यह साफ साफ इस मुद्दे को उठाया गया कि सीखने का एक न्यूनतम स्तर क्या है निर्धारित किया जाए। और अगर देखो इसमें हम क्या क्या बातें बना सकते हैं, तो सीखने का अगर निर्धारित एक न्यूनतम स्तर आपको निर्धारित करना है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई दस्तावेजों का अध्ययन सुविधाजनक बन जाए। दस्तावेजों का अध्ययन कैसा है भाई, सुविधाजनक बन जाए। ओके। अधिकारों के प्रति कुछ ऐसी बातें आप यहां पर कर सकते हैं। एक रास्ता तो आपको मिल ही जाएगा बढ़िया। अधिकारों के प्रति समझ विकसित हो जाए। अधिकारों के प्रति समझ क्या है विकसित हो जाए। अधिकारों के प्रति समझ क्या है विकसित हो जाए। कुल मिलाकर के हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट कम से कम क्या आ जाए, एटलीस्ट लिखना पढ़ना आ जाए। लिखना पढ़ना आ जाए। ओके। तो देखिएगा, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अगले प्रावधान हमने क्या क्या कैलकुलेट किए हैं। तो अगले प्रावधान आपके सामने इस रूप में आते हैं कि शिक्षा ग्रहण किए जाने के संदर्भ में सभी लोगों को आपको क्या है यहां पर समान अवसर क्या है उपलब्ध कराने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप भेदभाव की समाप्ति कराना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप भेदभाव की समाप्ति कराना चाहते हैं और सीखने का एक न्यूनतम स्तर आपको बताना पड़ेगा। तो न्यूनतम स्तर का मतलब आप किस प्रकार से कैलकुलेट करके चलेंगे वो रास्ता हमने आपको देने का कार्य किया है। दस्तावेजों का अध्ययन आपके लिए क्या बन जाए भाई, सुविधाजनक बन जाए। आप अपने अधिकारों के प्रति क्या है अपने व्यक्तित्व में एक गहराई क्या है विकसित करके चलें। अगली बात क्या देखो, अगली बात यह है कि इसमें फोकस किस पर किया गया, संस्कृति का अध्ययन, इस पर फोकस किया गया। संस्कृति का अध्ययन और समाज का अध्ययन। संस्कृति का अध्ययन और क्या है भाई, समाज का अध्ययन। संस्कृति का अध्ययन और क्या है भाई, समाज का अध्ययन। ऐसा इस नाते किया जा रहा है क्योंकि समाज जो है ये अपने आप में, हमने पहले भी आपको बताया होगा, अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जो मानवीय समाज को विकास के पथ पर अग्रसर करती है। जो मानवीय समाज को विकास के पथ पर क्या भी अग्रसर करती है ना। जो मानवीय समाज को क्या है विकास के पथ पर क्या अग्रसर करती है। और अगर यह व्यवस्था मानवीय समाज को विकास के पथ पर अग्रसर करने की बात करती है तो समाज के अपने क्या होते हैं, मान्यताएं होती हैं। समाज के अपने क्या है मान्यताएं होती हैं। समाज के अपने क्या है भाई, मापदंड होते हैं। समाज के अपने क्या होते हैं, मान्यताएं होती हैं। समाज के अपने क्या मापदंड होते हैं। तो समाज की जो मान्यताएं हैं या समाज के जो मापदंड हैं, अगर इनके संदर्भ में आपके पास क्या है जागरूकता है, अगर आपके पास जागरूकता है तो इनके साथ संघर्ष की स्थिति, इनके साथ संघर्ष की जो स्थिति है, संघर्ष की स्थिति को कम से कम किया जा सकता है। कम से कम किया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के हम आपको ये समझाने की बात कर रहे हैं कि समाज की जो अपनी मान्यताएं हैं या समाज के जो आपके क्या अपने मापदंड हैं, तो
इनके साथ संघर्ष की स्थिति को कम से कम करने का मतलब क्या है कि इनके साथ सहयोग करने की भावना, इनके साथ सहयोग करने की भावना, इनके साथ सहयोग करने की भावना, इनके साथ सहयोग करने की भावना विकसित हो जाए, इनके साथ सहयोग करने की भावना क्या है, विकसित हो जाए, इनके साथ सहयोग करने की भावना क्या है, विकसित हो जाए। तो ऐसा व्यवहार करके हम आपको ये नहीं सिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपके सामने मान लीजिए समाज की कोई भी बुराई अगर आपके सामने आती है ना, तो अगर समाज की कोई भी बुराई आपके सामने आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि समाज की बुराई के साथ भी आप सहयोग करके चलेंगे। नहीं, अगर आप वाकई में जागरूक हैं अपने समाज के मान्यताओं के संदर्भ में, मापदंडों के संदर्भ में, तो इस जागरूकता का मतलब यह होगा कि आपको सामाजिक बुराइयों को पहचानना आ जाना चाहिए और सामाजिक अच्छाइयों के साथ क्या है, आपको सहयोग करना आ जाना चाहिए। आपको सामाजिक बुराइयों की पहचान करना आ जाना चाहिए और आपको सामाजिक अच्छाइयों के साथ क्या है, सहयोग करना आ जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ, यह बात ठीक भी है, यह बात ठीक भी है। ठीक है, हमने कहा कि अगर आप मार्क्सवादी दृष्टिकोण लेकर के चलने की बात करेंगे तो मार्क्सवादी कहने की बात करते हैं कि वो हम रिलीजन को समझते ही नहीं है या हम रिलीजन को जानते ही नहीं है, क्योंकि जो मार्क्सिस्ट हैं वो रिलीजन से ऊपर उठ के बात करते हैं। तो आपको उतना बड़ा व्यवहार तो नहीं करना है, लेकिन ये बात ठीक है, जिस भौगोलिक परिवेश के आप वासी निवासी हैं वहां का जो आपका कल्चरल एस्पेक्ट है या वहां का जो आपका रिलीजियस एस्पेक्ट है उसके साथ आपको अपना जुड़ाव तो लेकर के चलना पड़ता है। तो यहां पर यह कहा गया है कि भैया अगर आप कल्चर की स्टडी करने की बात करेंगे, अगर आप सोसाइटी की स्टडी करने की बात करेंगे, तो मानवीय समाज को विकास के पथ पर अग्रसर कौन करेगा? समाज करेगा। समाज की ताकत होती है, तो समाज की अपनी मान्यताएं, मापदंड हैं, इनके संदर्भ में अगर वाकई में आप जागरूक हैं तो फिर हम वही कहेंगे कि इनके साथ संघर्ष की स्थिति को आप कम से कम कर सकते हैं और इनके साथ सहयोग की भावना क्या है, आप लोगों के व्यक्तित्व में, मन में, सोच में, मस्तिष्क में पैदा कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप सामाजिक बुराइयों को पहचानना भूल जाएं। इसका मतलब यही होता है कि आप सामाजिक बुराइयों की पहचान करें और सामाजिक अच्छाइयों के साथ क्या है, सहयोग की भावना बना करके चलें। यह मामला इसका क्या है, बन करके आता है। अगली बात इसमें क्या कहा गया है? अगली बात इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाया जाए। अब इसमें हमको लगता है कि क्या क्या बातें आप जोड़ेंगे। सबसे पहली बात तो आपका यह है कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों को आप लगातार क्या देते रहें, आधारभूत सुविधाएं आप देते रहें। लगातार आप क्या देते रहें, बेसिक फैसिलिटीज आप देते रहें। और इसमें यह भी है कि जो आपके राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान है आप उनको क्या बनाएं, आप उनको कर्तव्यनिष्ठ बनाने का कार्य करें। आप उनको क्या है, कर्तव्यनिष्ठ बनाने का कार्य करें। आप उनको क्या है, कर्तव्यनिष्ठ बनाने का कार्य करें। आप उनको कर्तव्यनिष्ठ क्या है, बनाने का कार्य करें। यानी कि जो भी आपके एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे कि आपका एनसीईआरटी हो जाता है, जैसे आपका क्या हो जाता है, एनसीईआरटी हो जाता है, जैसे आपका क्या है, एआईसीटीई हो जाता है। तो इस प्रकार के जो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है कि आप इनको मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। और भैया जी अगर आप इनको मजबूत बनाने का कार्य करेंगे तो मजबूत आप किस तरीके से बना पाएंगे, तो मजबूत आप किस तरीके से बना पाएंगे? तो आपको क्या है, बेसिक फैसिलिटीज आपको लगातार प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। और यह बात भी आपको कह के चलना पड़ेगा कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के अंदर के जो लोग आपके हैं उनको आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इनके अंदर के लोग कर्तव्यनिष्ठ हैं तो कहानी अच्छी हो जाएगी, और अगर कर्तव्यनिष्ठ नहीं है तो कहानी नकारात्मक हो जाएगी, है ना भाई। अगर आप किसी भी पद पर जाके बैठे हैं तो हमने कहा कि पद पर आप बैठे हैं अलग बात है, लेकिन अगर आप किसी भी पद पर बैठे हैं तो आपके पास क्या है, पद आधारित कर्तव्य हैं।
और जब आप उन कर्तव्यों का पालन करने की बात करोगे, ना जाने कितने लोगों को फैसिलिटीज मिलेंगी, ना जाने कितने लोगों को जीवन की आसानी मिलेगी। तो अगर आप किसी पद पर बैठे हुए हैं और अगर आप कर्तव्य विमुख हो जाएं तो कहानी अपने आप पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आपको कर्तव्य विमुख नहीं बनना है, आपको क्या बनना है, ड्यूटी ओरिएंटेड बनना है, कर्तव्य निष्ठ आपको बनना है। तो इस बात का जो डिस्कशन है वो इसमें यहां पर क्या है, किया गया है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बस पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो, है ना। हमने पहले भी कहा था ये 7 से 8 महीने का समय अगर आपने अच्छे से कैलकुलेट कर लिया तो ईश्वर की कृपा से आप लोग अध्यापक बन जाओगे, है कि नहीं। और जब आप अध्यापक बन जाओगे तो फिर आप समझ ही पा रहे होंगे कि आपके जीवन में कितने बड़े परिवर्तन होंगे और किस तरीके से आप क्या चीजों को कैलकुलेट करा के चलोगे। अब यहां पर हमें डिस्कशन किसका करना है, एक व्यवस्था है उसको हम कहते हैं ECCE। इसका रोल आपको दिखाना पड़ेगा हल्का सा, यहां पर ECCE कहा जाता है, इसको आपको इंग्लिश में कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। इसका मामला क्या है, इसका मामला यह है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, है ना, इसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड एडुकेशन, ठीक है। तो इसको ECCE का जो आपका फुल फॉर्म बन के आएगा तो इसको हम कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर, है ना, ऑफ चिल्ड्रन। आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड एडुकेशन आप पूरा कह दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका रोल क्या है यहां पर आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में क्या है, कैलकुलेटेड है ना। ECCE की व्यवस्था फुल फॉर्म क्या बनेगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड एडुकेशन, है ना। यानी कि बालकों की जो आपकी प्रारंभिक देखभाल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और बालकों की जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है उसके बारे में क्या है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं। तो देखो, जब ये कहा जाता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन का जिक्र जो आप करते हैं, पहले इसको इधर बना लेते हैं अलग से सेपरेट थोड़ा। जब हम ये डिस्कशन लेके आते हैं कि डिस्कशन अबाउट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन, तो भाई हमारा उद्देश्य क्या हो जाता है, हमारा उद्देश्य ये हो जाता है, हमारा उद्देश्य क्या हो जाता है, हमारा उद्देश्य ये हो जाता है कि बालकों को शिक्षा के प्रति तैयार करना, बालकों को शिक्षा के प्रति तैयार करना। बेसिकली यहां पर आपका ध्यान कहां पर रहता है, बेसिकली यहां पर आपका ध्यान क्या रहता है, ध्यान ज्यादातर किस पर रहता है, अक्षरों के ज्ञान पर रहता है, अक्षरों के क्या है, ज्ञान पर रहता है। और आप क्या है, बच्चों को क्या है, आप बच्चों को क्या है, थोड़ा अभ्यस्त बनाने की बात करते हैं, आप बच्चों को क्या थोड़ा हैबिचुअल बनाने की बात करते हैं, अभ्यस्त बनाने की बात करते हैं, ताकि बच्चे जो हैं माता पिता से दूर रहना सीखें। बच्चे क्या, माता पिता से दूर रहना सीखें, बच्चे माता पिता से दूर रहना सीखें, बच्चे क्या भी माता पिता से क्या है, दूर रहना सीखें। एक मुद्दा तो इसमें क्या हो जाता है, ये हो जाता है। और दूसरा जो आपने कहा कि डिस्कशन अबाउट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन, तो एडुकेशन में तो आप इसको जोड़ के चलेंगे कि बालकों को शिक्षा के प्रति आप तैयार करना चाहते हैं। और बेसिकली जो आपका फोकस यहां पर होता है अक्षरों के ज्ञान पर होता है, और आप बच्चों को क्या है, एक हैबिट देना चाहते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो माता पिता से क्या है, दूर रहना सीख ले। अभी हम देख रहे थे, बहुत पुराने समय की बात है, मतलब बहुत पुराने समय का मतलब ये नहीं कि आदिकाल की बात है, बहुत पुराने समय का मतलब ये है कि लगभग 7 या 8 महीने पहले की बात होगी। तो हम फेसबुक पे कुछ देख रहे थे, तो वहां पर एक पोस्ट आया। तो उस पोस्ट में लिखा गया था, बच्चा कह रहा है किससे, अपने माता पिता से, कि ये बात तो गलत है,
बच्चा कह रहा है अपने माता पिता से कि ये बात तो गलत है कि आपने हमसे कहा कि हमको मामा जी के घर जाना है, लेकिन आप हमको कहां छोड़ के आ गए? स्कूल छोड़ के आ गए, विद्यालय छोड़ के आ गए। तो माता पिताओं के सामने ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है ना, बहुत बड़ी चुनौती। हम सुबह सुबह पढ़ाने जाते हैं, हम देखते हैं बच्चे गिरते पड़ते हुए जा रहे हैं, है ना। माताएं क्या है, बिल्कुल कठोर अनुशासन में है कि नहीं आज तो आपको हम क्या स्कूल छोड़ के आएंगे, लेकिन बच्चे लगा रहे हैं अपनी ताकत, अपने आप को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई शोर मचा रहा है। तो ये भी तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसमें ये कहा गया है कि जो आपने कहा कि डिस्कशन अबाउट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो बालकों को शिक्षा के प्रति आप तैयार करेंगे। धीरे धीरे क्या है, आप उनमें रुचि पैदा करने का कार्य करेंगे। अब रुचि पैदा करने का कार्य करेंगे अक्षरों के ज्ञान के माध्यम से, और साथ ही साथ आप बालकों को क्या एक हैबिट भी देना चाहेंगे, ताकि जो बच्चे हैं वो अभ्यस्त हो जाएं अपने माता पिता से क्या है दूर रहने के लिए। और केयर का मतलब क्या होगा? तो केयर का मतलब क्या होगा, है ना, केयर का मतलब क्या हो जाता है, यहां पर हेल्थ केयर हो जाता है। केयर का मतलब क्या हो जाता है, यहां पर आपका हेल्थ केयर हो जाता है। केयर का मतलब क्या हो जाता है, यहां पर हेल्थ केयर आपका हो जाता है। जैसे आप आंगनवाड़ी केंद्रों की बात करते हैं, तो जो आपके यहीं पर हम जोड़ लेते हैं, जैसे आप आंगनवाड़ी केंद्रों की बात करते हैं, तो जो आपके आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें दोनों प्रकार की क्या है ये फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में क्या दोनों प्रकार के क्या है फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। हेल्थ केयर का ग्राउंड भी क्या है वहां पर आपका कैलकुलेट होता है, और जो आपकी प्री प्राइमरी एजुकेशन है, कहने का मतलब ये जो आपकी ये प्री प्राइमरी एजुकेशन है, इसकी बात भी क्या आपको क्या है आंगनवाड़ी केंद्रों में क्या है दिखाई पड़ जाती है ना। तो ये मामला यहां पर जैसे कहा जाता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड एजुकेशन के बारे में तो यहां पर बातें हो रही हैं, तो उसके दो प्रकार के उद्देश्य आप लेकर के चलेंगे, और फाइनली इन दोनों को आप कहां जोड़ के चलेंगे, आप आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ जोड़ के चल सकते हैं। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये भी है, इसमें ये भी कहा गया है ना, कि आपके जो स्कूल्स हैं, है ना, और ये स्कूल्स जो हैं आपके, मान लीजिए हमने कहा कि ये जो आपके स्कूल्स हैं, हमने कहा कि ये क्या है प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है से संबंधित है, से क्या है संबंधित है। तो यहां पर यह कहा जाता है कि भैया देखिए ऐसा है कि ऐसे स्कूल्स जो प्री प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित हैं, तो कहा जाता है कि सरकार तथा नगर पालिकाओं की ओर से, 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 सरकार तथा नगर पालिकाओं की ओर से इनका संचालन किया जाए, इनका संचालन किया जाए। सरकार तथा नगर पालिकाओं की ओर से क्या है इनका संचालन किया जाए, यानी कि ये फैसिलिटी क्या है आपको देनी पड़ेगी, ये फैसिलिटी क्या है आपको देनी पड़ेगी। इसमें ये बात भी आप कैलकुलेट करके चलेंगे। मान लीजिए आपने क्या क्या बच्चा कहा, और बात आप किसकी कर रहे हैं, आप अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात कर रहे हैं और एजुकेशन की बात आप कर रहे हैं। तो जो बच्चा है, बच्चे के साथ आपको क्या है माता का ग्राउंड जोड़ना पड़ेगा, बच्चे के साथ क्या आपको माता का ग्राउंड जोड़ना पड़ेगा, और दोनों की जो आपकी हेल्थ केयर है, इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों की जो आपकी हेल्थ केयर है, आपको ये हेल्थ केयर क्या है मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको हेल्थ केयर क्या है मेंटेन करनी पड़ेगी। और मेंटेन करने के लिए क्या है आप क्या है आप ये कह सकते हैं कि हेल्थ सेंटर्स को स्थापित करके चलें, स्थापित करके चलें, स्थापित करके चलें, है ना। तो ECCE का मतलब क्या हुआ भाई, ECCE का मतलब यह हो जाता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड एजुकेशन है। और इसमें हमने यहां तक पूरा आपको बताने का कार्य किया कि अगर आपका डिस्कशन अबाउट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, तो इसमें आपका उद्देश्य क्या हो जाता है, इसमें आपका उद्देश्य यह हो जाता है कि बालकों को शिक्षा के प्रति तैयार करना, और बेसिकली अक्षरों के ज्ञान के साथ जोड़ना, और बच्चों का अभ्यस्त बनाना, ताकि बच्चे जो हैं अपने माता पिता से, यानी कि अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे क्या है उनसे दूर रहें।
है ना। और इसमें हेल्थ केयर का मामला भी आप जोड़ के चलेंगे, और दोनों को आप क्या आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ क्या है आप यहां पे मतलब जो जोड़ के दिखा देंगे। साथ ही साथ इसमें इसी के अंदर ये कैलकुलेटेड है कि जो आपके प्री प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित जो आपके स्कूल्स होंगे वो रन होने चाहिए सरकार की ओर से, और किन की ओर से, नगर पालिकाओं की ओर से। इनका संचालन क्या काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपको हेल्थ सेंटर से स्टैब्लिश करके चलने पड़ेंगे, और जो हेल्थ सेंटर्स आप स्टैब्लिश करके चलेंगे, क्या कहा, जो हेल्थ सेंटर्स क्या है आप लोग यहां पर स्टैब्लिश करके चलेंगे। इनके बिहाफ पे क्या है, इनके बिहाफ पे आप बच्चे और माता दोनों का जो आपका स्वास्थ्य है आप उसको मेंटेन करने की बात करेंगे। यह मामला यहां पर क्या है आ जाता है, यह मामला क्या यहां पर आ जाता है। तो इस प्रकार से क्या है आप लोग यहां पर क्या है ये प्रावधान कैलकुलेट करके चलेंगे किसके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। पहले मैंने एक क्लास में कहा होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ये दो प्रकार के लेक्चर्स में कैलकुलेट हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाएगी, लेंदी डिस्कशन है। अभी तो हम लोग क्या है कि प्रावधानों की शुरुआत में है। अभी तक का जो डिस्कशन हमने किया है नाना प्रकार के प्रावधानों को जहां पर हमने कैलकुलेट करा के आपको दिखाया है, तो आप ये मान के चलेंगे अभी तो आप क्या है नाना प्रकार के प्रावधानों की शुरुआत में है। इसकी तो जड़ मिलेगी आपको, प्रावधानों की जो गहराई आपको मिलेगी वो आपको क्या है लेक्चर नंबर 3 के माध्यम से आपको मिलेगी। उसमें आपको ये कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है, सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में कहा गया है ना, और हायर एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है। याद करो एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या आएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आ जाएगा। याद करो सेकेंडरी एजुकेशन में क्या आ जाएगा, नवोदय विद्यालय का सिस्टम आपका आ जाएगा। और याद करो हायर एजुकेशन में क्या आ जाएगा, ओपन यूनिवर्सिटीज आपकी आ जाएंगी, डिस्टेंस लर्निंग आपका हो जाएगा, डिस्टेंस एजुकेशन आपका हो जाएगा। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो एक काम करते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को भी क्या है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ताकि आपको भी कम समय खर्च करना पड़े और चीजें व्यवस्थित तरीके से क्या है आपके सामने आ जाएं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का ऑलरेडी आपके सामने आ चुका है। पार्ट 1 पहले आ गया, पार्ट 2 आज आपके पास आ गया, इसका पार्ट 3 और आपके पास आ जाएगा। और जैसे ही पार्ट 3 आपके पास आ जाएगा, खंड 1 में जो आपका पाठ्यक्रम है उसके 2 ही टॉपिक आपके बचते हैं, उन पर हम बात करेंगे आपसे। वो 2 टॉपिक आपके पहले क्या होंगे, कैलकुलेट होंगे। उसके आगे की यात्रा हमें किस प्रकार से लेकर के चलनी है उस पर हम क्या करेंगे, उसी क्लास में क्या है प्रॉपर्ली वैल्यूज को डिस्कस करके चलेंगे। किस तरीके से क्या आगामी आपकी यात्राएं हैं, किस तरीके से आगामी समय में आपको क्या अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाने का कार्य करना है। कुल मिलाकर के आप लोग देख पा रहे हैं कि तीनों बैच आपका लगातार आपको लाभान्वित करने का कार्य कर रहे हैं। मामला चाहे संकलन बैच का हो, या मामला चाहे सूर्यकरण बैच का हो, या मामला चाहे किसका अभिजय बैच का हो, आप तीनों ही कक्षाओं के साथ अपना जुड़ाव करके चलें। ठीक है, व्यवस्थित तरीके से अपना जुड़ाव करके चलेंगे, अनुशासित होकर के आप पढ़ने का कार्य करेंगे, नोट्स अच्छे बनाएंगे, और डिस्कशन जो है मैं फिर वही कहूंगा, मैंने तो अपना काम करना है जैसे मुझे करना है, लेकिन जो मैंने आपको समझाया है आप उसको किस रूप में समझ पा रहे हैं, आप उसको कितना विस्तारित रूप देते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। यहीं तक नहीं रुक जाना है, यहीं तक नहीं रुक जाना है। ठीक है, हम परीक्षा उपयोगी धरातल आपको दे रहे हैं, और आगे भी जो अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स आपके सामने आएंगे उनके परीक्षा उपयोगी धरातल बनते रहेंगे, लेकिन आपको इसी डिस्कशन पर अपने आप को निर्भर नहीं करना है। मैं फिर वही कहूंगा, मैंने 4 आपको पढ़ा दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है आप 4 को 6 बनाए, या 4 को क्या 8 बनाए। 3 तो नहीं होना चाहिए, और अगर 4 को 4 भी मान लिया तो भी ठीक है, लेकिन मैं वही कहूंगा ना तो 4 को आपको 3 बनाना है, ना 4 पर आपको रुकना है। आपको या तो 6 बनाना है, फिर आपको क्या बनाना है 8 बनाना है। कुल मिलाकर के इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में और इन्हीं सकारात्मक अपेक्षाओं के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।